So good morning, students. We are here with a new topic, that is the concept of revaluation account. And where do we need the preparation of revaluation account? That is in the case of change in profit sharing ratio and admission of a partner. Though we will be needing the preparation of revaluation account in death of a partner and retirement of a partner, which is a part of term 2 syllabus. So we come to understand the concept of revaluation account, students. Now, a very important concept you can see is now coming up for you people, that is the revaluation account. And in particular, we are going to understand in the topic admission of a partner. So now we start with the concept of revaluation account. At the time of reconstitution, it is necessary to revalue the assets and liabilities. चाहे admission हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिचुएशन हो, पार्टनर्स का जब भी एग्रीमेंट रीफ्रेम होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म और ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है हमारा फिनिश हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है, तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करें और उनकी प्रेजेंट वैल्यू, उनकी ट्रू वैल्यू हमें पता चल सके और उस पर होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सके. The revaluation of assets and liabilities is done with the help of an account called as revaluation account. तो revaluation of assets and liabilities को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वी कैन कॉल इट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. याद रखिएगा इस वर्ड को भी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. वन मार्कर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? यू विल से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. एक और वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो आप बोलेंगे द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज इट इज नॉमिनल बाय नेचर. नॉमिनल, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. एक होता है रियल अकाउंट, एक पर्सनल, एक नॉमिनल. तो नॉमिनल अकाउंट वो होता है जो कि इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है. तो यहां पर भी हम वही सीखने जा रहे हैं, क्योंकि ये अकाउंट किसी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, कोई रियल अकाउंट नहीं है, ओनली द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, प्लीज पे अटेंशन चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. This left hand side represent debit all expenses, credit all incomes and gains. तो डेबिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अगर कोई एसेट अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता है, यानी कि अगर कोई एसेट हमारा 50,000 का था, मशीन हमारी 50,000 की थी, अब जब हमने उसको मार्केट में रिवैल्यू कराया और उसका वैल्यूएशन कराया तो मशीन का वैल्यू निकल कर आया 40,000. तो यानी कि डिक्रीज हुआ है हमारा एसेट, 50 से 40,000 आ गया है. तो 10,000 का डिक्रीज हम यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड पर, बिकॉज एसेट का कम होना हमारा लॉस होता है. लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाए, क्रेडिटर्स 50 थे 60,000 हो गए, तो क्रेडिटर्स अगर 50,000 थे हमारे और अब वो 60,000 हो गए, तो 60,000 होने का मतलब है कि क्रेडिटर्स आर इंक्रीज बाय 10,000. ये भी हमारे लिए लॉस है, लायबिलिटी का बढ़ना, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा. कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमको मिल जाती है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हम डेबिट पर लिखेंगे, बिकॉज ये भी हमारा लॉस है, हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया था और अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. क्रेडिट साइड पर तो ये तीन चीजें तो आपने याद रखी, एसेट का डिक्रीज होना नंबर वन, लायबिलिटी का इंक्रीज होना भी हमारा लॉस है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का हमें फाइंड हो जाना एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा लॉस है. और प्रॉफिट किस केस में हो सकता है कि अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो भी गेन होगा. और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो पहले बैलेंस शीट में नहीं था बट नाउ यू गेट टू नो कि सर ये एक एसेट को हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो दैट विल आल्सो बी योर इनकम. तो क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स ऑल इनकम्स, डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस. अब इसमें दो पॉइंट्स आप देखेंगे रेड कलर में हमने इंडिकेट करें, वैसे तो ये पॉइंट आता है डिसोल्यूशन चैप्टर में बहुत, लेकिन यहाँ पर भी ये है और काफी बच्चों को पता नहीं होता है कि एडमिशन और चेंज इन रेशियो में भी ये पॉइंट है. जब हम बिजनेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रिपरेशन में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो रिवैल्यूएशन के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं,
यानी कि एसेट की मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब मार्केट वैल्यू उसकी निकाली जा रही होती है तो उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, तो अगर उन एक्सपेंस को फर्म बेयर करती है तो फर्म अपने पास से कैश पे कर देती है, टू कैश करके आ जाता है रिवैल्यूएशन टू कैश, एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन पेड बाय द फर्म। लेकिन अगर वही एक्सपेंस पार्टनर पे करता है, टेम्परेली पार्टनर पे कर देगा और बाद में फर्म उसको रीइंबर्स कर देगी, यानी कि बेयर करेगी फर्म, तो फर्म अपने बुक्स में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लिखती है उस पार्टनर का नाम जो कि उस एक्सपेंसेस को बेयर कर रहा है, पे कर रहा है रादर, और बेयर तो अल्टीमेटली फर्म नहीं करना है। तो दिस इज हाउ द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इफ दिस साइड इज एक्सीडिंग, द आंसर कम्स गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तब आता है जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होते हैं, कैपिटल तब आता है जब कैपिटल फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग होती है। ओल्ड रेशो में डिवाइड होगा, और याद रखने की बात है ओल्ड पार्टनर्स, प्लीज रिमेंबर ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड होता है ये। इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के क्वेश्चन अगर आता है तो याद रखने की बात है कि हमें एडमिशन में वी हैव टू राइट इट, वी हैव टू राइट इट अमंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। और अगर वो आपसे पूछे कि भाई बताओ चेंज इन पीएसआर, अगर चैप्टर चल रहा है हमारा, तो चेंज इन पीएसआर में किसमें होगा, तो आप होता तो उसमें भी ओल्ड पार्टनर्स है, मगर ध्यान रखना है कि वहां पर हम कौन से पार्टनर्स कहेंगे, ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि वहां पर किसी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा होता है। तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स है हमारे और यहाँ हमारे ऑल द पार्टनर्स। तो गेन विल बी ट्रांसफर्ड ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में, और अगर ये साइड एक्सीड करती है हमारी लॉस वाली साइड तो लॉस आ जाएगा। डेबिट साइड अगर एक्सीड करेगी तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पोस्ट करी जाएगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशो वही ओल्ड रेशो रहेगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। सो अब हम देखते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स, ये कैसे बनता है अकाउंट, एंड और क्या क्या इसमें आ सकता है। तो एक क्वेश्चन हमने इस पे कवर किया है 5 पॉइंट्स के साथ, देख सकते हो आप लोग। ए एंड बी आर पार्टनर्स in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. यहाँ एडमिशन होता है सी पार्टनर का। They decided to revalue the assets and liabilities of the firm. For this purpose, they agreed for the following adjustments. अब बताइएगा एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी हैं इसमें। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड ऑब्लिक रिड्यूस्ड बाय, तो डेप्रिशिएटेड बाय 10% भी कह सकता है और रिड्यूस्ड बाय 10% भी कह सकता है। बुक वैल्यू मीन द वैल्यू शोन इन द बैलेंस शीट, that is called the book value, means the value of the asset shown in the balance sheet. तो फॉर्म ओल्ड फॉर्म की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी रखी है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। तो हमारा एसेट था 30,000 रुपीज का, 10% उसको डेप्रिशिएट करना है। बड़ी ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ना तो हमारा 30,000 से कोई मतलब है और ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आफ्टर डेप्रिसिएशन बचेगी उससे कोई मतलब। रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ डिफरेंस को रिकॉर्ड करेगा, यानी कि एसेट की वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है, बिजनेस का लॉस है। तो हम यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी इज डिक्रीज्ड। देखिए टू और बाय लिखना कस्टमरी है, कोई कंपलसरी नहीं होता, और वैसे भी इस बार टर्म 1 के अंदर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आएगा ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको फटाफट वहां पर कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए एक बार हम अकाउंट बना के दिखा रहे हैं। 30,000 का 10% कितना लॉस हो गया आपको, 3,000। तो एसेट 30 का था और 3,000 से वो डिक्रीज हो गया, यानी कि 27,000 करेंगे। तो 30,000 रुपीज तो हमारी वैल्यू थी, और 27,000 जो वैल्यू रह गई वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं न्यू फॉर्म की। हम इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कभी भी फाइनल वैल्यू नहीं दिखाएंगे, वी विल ओनली शो द आइदर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटीज। सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है ये। ऑफिस इक्विपमेंट को डेप्रिशिएटेड टू 40% कह रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि सर ऊपर उसने कहा था डेप्रिशिएटेड बाय 10%, यहाँ कह रहा है डेप्रिशिएटेड टू 40%, यानी कि एक एसेट जो कि अपनी वैल्यू जिसकी 30,000 है उसको 40% तक कम करना है हमने। कोई भी चीज अगर 100% है उसको 40% तक नीचे लाना है, तो कितने से नीचे लाना है, बाय व्हाट अमाउंट वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन। तो 100% वाली चीज 40% तक कम करनी है, यानी कितने से कम करनी है, डेप्रिसिएटेड बाय, अगर हम कहें आपसे किसी चीज को 40% तक कम कर दो, मींस टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 60%। बच्चा इसमें 40% निकाल देगा 30,000 का, विच इज अ मिस्टेक। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स बिजनेस के जो डेप्रिशिएट होंगे वो कितने से डेप्रिशिएट होंगे स्टूडेंट्स, द ऑफिस इक्विपमेंट्स विल बी डेप्रिशिएटेड, मींस इट इज आल्सो ए लॉस,
तो 60% लेंगे हम 18,000। यहाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि बच्चा मिस्टेक कर सकता है कि वो फटाफट पढ़ेगा डेप्रिशिएटेड अप टू 40% और आपसे बोलेगा कि ये चार में से बताओ, फोर वैल्यूज आपको निकाल के दे देगा कि 30,000 का 60% इतना है, 40% इतना है, और कोई वैल्यू निकाल कर दे देगा, बोलेगा बताओ भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो बड़े ही अलर्ट होकर पढ़ना है, डेप्रिशिएटेड अप टू कह रहा है या डेप्रिशिएटेड बाय कह रहा है। अप टू कह रहा है तो हम डिफरेंस से करेंगे, यानी कि 100 माइनस 40 दैट इज 60% से करेंगे। दिस इज द वे टू गेट द करेक्ट वैल्यू। वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी ब्रॉट अप टू 125%। बुक वैल्यू 40,000 है, उसको 125% तक बढ़ा देना है। तो 40,000 की एसेट को अगर आप 125% तक ले जाओगे, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। ऑब्वियसली इट विल कम 50,000 रुपीज। तो 40,000 की एसेट को 50,000 तक अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपके लिए गेन हो रहा है। तो गेन है, तो वी विल राइट कंप्यूटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 40,000 की चीज 50,000 पहुंच गई। तो सोचने की बात है कितने से इंक्रीज हुआ है, 10,000 से। कंप्यूटर का बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है, तो विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट कहता है वो आपसे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 125,000। बुक वैल्यू थी इसकी 20 और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की पहुंच गई 125,000। फाइनल वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे दे रहा है, दिस इज द फाइनल वैल्यू। और बुक वैल्यू जो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, अपने जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उसकी वैल्यू 20 है, और मार्केट में इस टाइम उसकी वैल्यू है 125,000। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहेंगे सर गेन ऑलवेज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स पर कितना गेन हो रहा है, 1,00,000 रुपीज। 20,000 minus, sorry, 125 minus 20 is 1,05,000 students. So we will be subtracting. So we will find it is 1,05,000. Okay. जितना भी डिफरेंस है हमारा, ऑलवेज शो द डिफरेंस। ऑफिस फर्नीचर विद अ बुक वैल्यू ऑफ 20,000 इज अवेलेबल विद द फर्म। फर्म के पास जो फर्नीचर था वो 20,000 का अवेलेबल था, जो बुक्स वैल्यू में दिखा रखा था हमारी बैलेंस शीट में। हाफ द फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाफ फर्नीचर तो ए और बी ने विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, और तो हाफ 20,000 का हाफ कितना विड्रॉ करा होगा, 20,000 का हाफ अगर आप देखेंगे तो 10,000 का तो पार्टनर ए और बी ने टेक ओवर कर लिया। ए एंड बी टुक ओवर 10,000 रुपीज फर्नीचर। अब कितना बैलेंस बचा है हमारे पास, 20,000 में से अगर 10,000 पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है, तो अभी रिमेनिंग बैलेंस कितना है फर्नीचर का, 10,000 है। उस 10,000 का हमने मार्केट में रिवैल्यूएशन कराया, बोलता है रिमेनिंग फर्नीचर इज वैल्यूड एट 25,000। ये 10,000 का जो फर्नीचर रिमेनिंग बचा है हमारे पास, द रिमेनिंग फर्नीचर इज ऑफ 10,000, इसकी वैल्यू पहुंच जाती है 25,000। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 का फर्नीचर 25 पहुंच गया, तो फर्नीचर का बढ़ना, इंक्रीज होना इज अवर प्रॉफिट, एंड इफ इट इज आवर प्रॉफिट देन वी आर गोना शो ऑन द क्रेडिट साइड बाय 15,000 rupees, right? So this is how we get to know that these are the profitable areas and these are the loss areas of the business. Okay, now accordingly हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड गिव जर्नल एंट्रीज। 1,05,000 and 10, 1,15,000 and 15। तो कंप्यूटर 115 and 15, इट इज 1,30,000। क्रेडिट साइड आप देख सकते हो ग्रेटर है, तो इसी साइड का टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे, और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी गेन। और गेन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी पार्टनर्स में, जो उनका रेशो 3:2 है, ओल्ड पार्टनर्स में। 18 + 3 21, दैट मीन्स जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा दैट विल बी 1,09,000। इस 1,09,000 को स्टूडेंट्स वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्लियरली गिवन है, दैट इज 3:2। तो ए विल गेट हिज शेयर 1,09,000 में से, and B will also get his share from 1,09,000. 2/5 into 1,09,000, and accordingly we will calculate their shares. Calculate करके देखते हैं कितना आएगा, 65,400, and second partner का अगर आप calculate करते हो तो you will find 43,600. अब हमसे ये एंट्री भी पूछ रहा है, this is the gain on revaluation.
कि एसेट लाइबिलिटीज को हमने रिवैल्यूड किया, मशीनरी डिक्रीज हुई, ऑफिस इक्विपमेंट डिक्रीज हुआ, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर हमारे इंक्रीज हो गए। तो वी गेट द प्रॉफिट ऑफ 1,09,000 जो कि हमने ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। अब हमसे ये जर्नल एंट्रीज पूछता है। इफ यू सी द जर्नल एंट्री, दैट इज सो इजी टू पास द जर्नल एंट्रीज स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट हमारा मशीन का था, ऑफिस इक्विपमेंट का था, तो एंट्री बनाना कितना इजी होता है आप देख सकते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, सिंपल लेजर है। तो फर्स्ट एंट्री हम क्विकली बना लेंगे इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, इस तरह से। हालांकि एंट्री हमारी बनाने को नहीं आएगी, लेकिन वन मार्कर में वो क्या कॉन्सेप्ट कैसे पूछता है, तो फॉर दैट यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और ऑफिस इक्विपमेंट की अगर हम आपसे एंट्री बनाने को बोले तो यू विल से सर सिंपल, जिस तरह से मशीन की बनी है उसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट की बना देंगे। चाहे तो आप दोनों एंट्रीज को कंपाउंड भी कर सकते हो, तो टू ऑफिस इक्विपमेंट्स, और अमाउंट वही लिख देंगे जो कि हमारा लिखा हुआ है अकाउंट के अंदर। जैसे कि ये एंट्री 3,000 से पास हो जाएगी, दिस एंट्री विल पास विद 18,000। एंड थर्ड, कंप्यूटर का इंक्रीज है, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज है और फर्नीचर का भी इंक्रीज। तो आप चाहें तो सेपरेट दिखा सकते हो, जो इजीएस्ट वे है और समझ में भी आता है कि कंप्यूटर्स डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकते हैं आप, या चाहें तो आप तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंपल एंट्री बना देंगे। क्योंकि सर कंप्यूटर क्रेडिट साइड पर दिखाया हुआ है तो एंट्री में वो डेबिट साइड पर आएगा। 10,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया ये। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट भी है, फर्नीचर भी है। तो लेट अस पास वन एंट्री बिकॉज कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है आप सभी को। तो यू कैन ऑलवेज राइट द करेक्ट एंट्रीज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा आप लोग। इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 से था, 1,05,000 सॉरी, और फर्नीचर का हमारा इंक्रीज है 15, तो टोटल वैल्यू हो गया 1,20,000। सिंपल एंट्रीज है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको याद होगी कि फर्नीचर का हाफ फर्नीचर किसने टेक ओवर किया था, ए और बी ने। तो ए और बी की कैपिटल बिजनेस में जो लगी हुई है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो एंट्री क्या आएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बी ने भी टेक ओवर किया है तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर अकाउंट सॉरी, दिस इज द एंट्री फॉर फर्नीचर टेकन ओवर। अब उन दोनों पार्टनर्स ने 10,000 यानी कि हाफ फर्नीचर 3:2 में टेक ओवर किया था। ए विल गेट 6,000, बी विल गेट 4,000 एंड टोटल विल बी 10,000। और लास्ट एंट्री जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे रिगार्डिंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन नहीं लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट उन पार्टनर्स के कैपिटल्स को हमने क्रेडिट किया है स्टूडेंट्स। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है वो क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट आया था 1,09,000, गेन ऑन रिवैल्यूएशन 65,400 हमने पार्टनर ए को दिया है अकॉर्डिंग टू हिज ओल्ड रेशो, और बी को हमने दिया है 43,600। दिस इज हाउ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड। इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, मगर जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने कवर अप कर लिए हैं इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वो पॉइंट्स हैं जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का एरिया क्या होता है, ये अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये कंसेप्ट सबसे बच्चों को टिपिकल लगता है। एंड आई विल ट्राई कि आपको आज के बाद कभी प्रॉब्लम ना आए इसके अंदर। सो वी गो अहेड विद द क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स, इस बार पार्टनर्स का रेशियो इक्वल है। सी को एडमिट कराया 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इन द फर्म। दे डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फॉर दिस पर्पस दे एग्रीड फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब नंबर 1 एडजस्टमेंट देखिएगा, बड़े ही इंटेलिजेंटली और बड़े फोकस के साथ समझना है ये वाला पॉइंट आपको। द स्टॉक ऑफ द फर्म इज अंडर वैल्यू। बेटा सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग समझ लीजिएगा कि अंडर वैल्यूड मीन्स व्हाट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड कहते हैं द एसेट और लायबिलिटी इज फाउंड इन द बुक्स लेसर देन द ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो बुक्स में हमने वैल्यू दिखा रखी है दैट इज लेस देन द ओरिजिनल बुक वैल्यू। जो उस एसेट की ओरिजिनल बुक वैल्यू है उससे कम वैल्यू को हमने शो करा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एसेट और लायबिलिटीज अंडर वैल्यूड।
अंडर वैल्यूड के केस में आपको क्या याद रखना है कि सर हमेशा एसेट या लाइबिलिटी जो भी होगी उसको हमें इंक्रीज करना होगा। भाई एसेट का इंक्रीज करना होगा तो हमारे लिए क्या है, गेन की सिचुएशन होगी। और अगर लाइबिलिटी को इंक्रीज करना होगा, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना तो आप समझ ही गए, इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस। लेकिन अंडर वैल्यू के केस में हमेशा उस आइटम की वैल्यू को इंक्रीज करके दिखाना है। और ओवर वैल्यूड में इसका ऑपोजिट है, यानी कि हायर देन द ओरिजिनल बुक वैल्यू दिखा रखा है तो एसेट को भी कम करना है और लाइबिलिटी को भी कम करना है। तो ओवर वैल्यूड के केस में हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और अंडर वैल्यूड में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब शोइंग द वैल्यू मोर देन द ओरिजिनल बुक वैल्यू। बुक्स में जो हमने वैल्यू दिखा रखी है, एसेट या लाइबिलिटी जो भी हमारा ओवर वैल्यूड है, वो ओरिजिनल बुक वैल्यू से हायर वैल्यू आपने दिखा रखी है, ज्यादा वैल्यू आपने दिखा रखी है, मोर देन द ओरिजिनल बुक वैल्यू, शोइंग द वैल्यू मोर देन द ओरिजिनल बुक वैल्यू। तो इस सिचुएशन में एसेट को हर हालत में आपको डिक्रीज करना होगा। और अगर लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड है तो लाइबिलिटी को भी आपने क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, राइट। तो एसेट का डिक्रीज करना लॉस है और लाइबिलिटी का डिक्रीज करना इज गेन। ये बड़ा हेल्पफुल टूल है आपके लिए जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। नाउ वी कम टू द फर्स्ट पॉइंट। स्टॉक ऑफ द फर्म इज फाउंड अंडर वैल्यूड, यानी कि एसेट एक हमारा अंडर वैल्यूड पाया गया तो उसको इंक्रीज करना है। और इंक्रीज करना है मतलब हमारा ये गेन है। तो अगर गेन है तो ये कंफर्म्ड है, पहले तो ये कंफर्म करिए कि ये क्रेडिट में आएगा, हमारा गेन है तो क्रेडिट साइड पर आएगा या डेबिट साइड पर आएगा। तो डेफिनेटली ये अंडर वैल्यूड एसेट है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि 54,000 की एसेट है और 10% उसका हमारा अंडर वैल्यूड है। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। लेट द ओरिजिनल बुक वैल्यू, यानी कि जो 54,000 रुपीज की एसेट है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम पर शो करी हुई है। तो लेट द ओरिजिनल बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रुपीज एक्स। और उस एक्स में से हमने एक्स का कितना परसेंट अंडर वैल्यू करा हुआ है, 10%। तो उस x जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से हमने 10% अंडर वैल्यू करके उसकी वैल्यू कितनी दिखाई हुई है, विच इज इक्वल्स टू 54,000। so mathematically students you can very well understand कि x minus if you cancel this तो कितना बचेगा, x into 1 is x and denominator is 10, तो ये बचेगा हमारा 54,000 and 10x minus x is 9x upon 10 is equals to 54,000। तो x निकल कर हमारा आ जाएगा, रेसिप्रोकल अगर आप लेते हैं इसका तो 10/9, तो दैट इज कमिंग 60,000। यानी कि उस एसेट की एक्चुअल प्राइस जो था वो 60,000 था, जो कि हमने 54,000 दिखाया हुआ था। तो 6,000 रुपीज का डिफरेंस है। मैंने बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भाई इसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू जो थी एसेट की दैट वाज 60,000 और उस ओरिजिनल बुक वैल्यू को आपने शो करा हुआ है 54,000, shown in the books, shown in the books means shown in the balance sheet, shown in books at 54,000। तो अब समझ में आ गया होगा आपके कि सर 60,000 का एसेट अगर हमने 54 में दिखा रखा है तो 6,000 रुपए से ये क्या है, अंडर वैल्यूड है। तो यही 6,000 रुपीज जो अंडर वैल्यू करा हुआ है हमने, तो इसको ओरिजिनल प्राइस पे लाने के लिए एसेट को बढ़ाना पड़ेगा एंड वी विल बी शोइंग गेन ऑफ 6,000 क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये एक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल लगता है, कोई शॉर्टकट है कि एक्स वाले से बच जाए हम। यस स्टूडेंट्स, देयर आर ऑलवेज शॉर्टकट्स अवेलेबल। तो डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालने के लिए भी आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एसेट की ओरिजिनल बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, देखिए यही जो हमने डेरिवेशन सिखाया है, इसी डेरिवेशन को आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हो। और उसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी रिड्यूस्ड बुक वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन, द रिड्यूस्ड बुक वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय, सिंपल है, अंडर वैल्यू के केस में कर दीजिए 100/100 माइनस रेट और ओवर वैल्यू के केस में कर दीजिए 100/100 प्लस रेट। तो 54,000 हमें वैल्यू दे रखी है, जो अंडर वैल्यूड रिड्यूस्ड बुक वैल्यू है। 100 तो 100 ही रहेगा फॉर्मूले में, नीचे 100 रहेगा। रेट मींस रेट ऑफ परसेंटेज, जितनी परसेंटेज से वो कम है दैट इज 10%। तो डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे हम, 54,000 इंटू 100/90 दैट मीन्स वही 10/9। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000। डायरेक्टली भी 60,000 पर पहुंच सकते हैं, 60 माइनस 54 इज 6,000, डायरेक्ट भी प्रॉफिट आ सकता है। तो इस एक्स की कैलकुलेशन से आप लोग बच जाएंगे
and you can easily reach to the answer directly. बुक वैल्यू को डायरेक्टली आप यहाँ पुट करिए और यहाँ 100 into 100 upon 100 माइनस रेट कर दीजिए. यू कैन इजीली रीच टू द बुक वैल्यू डायरेक्टली. तो आपको ये x के कैलकुलेशन में ये ओरिजिनल बुक वैल्यू को x एज्यूम करके नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो 100 अपॉन 100 माइनस रेट. और ओवर वैल्यू में 100 अपॉन 100 प्लस रेट. कितना इजी पड़ेगा देखिएगा. फर्नीचर वॉज फाउंड ओवर वैल्यू. फर्नीचर हमारा 10% से ओवर वैल्यू हो गया, मतलब एसेट को क्या करना है हमने, डिक्रीज. तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर को डिक्रीज करना मतलब लॉस. अब आपको अगर फॉर्मूला इजी लग रहा है तो मैं फॉर्मूले से आपको करा देता हूँ. 22,000 की एसेट स्टूडेंट्स, और इस 22,000 की एसेट को आपने 10% ज्यादा पर दिखाया हुआ है. तो फॉर्मूला क्या बताया है हमने आपको, 100 अपॉन 100 प्लस रेट. रेट इज हाउ मच, 10%. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 22,000 इंटू 100 अपॉन 110 अगर हम कर देते हैं तो 11 टू द 22, 2000 इंटू 10, 20,000. यानी कि इस एसेट की ओरिजिनल वैल्यू तो 20 थी, जिसको हमने 22 पर दिखाया हुआ था, तो 2000 से हम उसको डिक्रीज कर देंगे. दिस इज हाउ वी विल गेट द सिंपल आंसर. ओवर वैल्यू के केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, दोबारा से समझ लीजिए. जो बुक वैल्यू है एसेट की वो लिखेंगे इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन. ओके. और अंडर वैल्यूड के केस में हमने आपको समझा ही दिया है किस तरह से निकालना है. जो भी एसेट की बुक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो लिख दीजिए इनटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट. अंडर वैल्यू मतलब कम लिखा तो कम के केस में कम कर दो 100 में से रेट को. ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा लिखा तो वहां पर आप प्लस कर दो. ऐसे आप याद भी रख सकते हो एग्जामिनेशन में. अब आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी. 1 to 7 क्रेडिटर्स वर फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 33 1/3%. तो 33 1/3% में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. प्लीज रिमेंबर इट इज अ वेरी वेरी इजी पॉइंट स्टूडेंट्स. बड़े ही आराम से आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि 1/3 इज नथिंग. इट इज सिंपल. सॉरी, दिस 33 1/3 इज नथिंग. इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन. आप चाहे तो एक्स से कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. कि सर क्रेडिटर्स सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अंडर वैल्यूड हो गए हमारे. क्रेडिटर्स आर फाउंड अंडर वैल्यूड. और अंडर वैल्यूड होने का मतलब है, वो अंडर वैल्यूड है तो मतलब हमें इनको इंक्रीज करना है. और क्रेडिटर्स को अगर आपने इंक्रीज करना है तो ये हमारा लॉस होगा या प्रॉफिट. आप कहोगे सर इट विल बी आवर लॉस, क्योंकि क्रेडिटर्स का इंक्रीज इज अ लायबिलिटी का इंक्रीज. तो क्रेडिटर्स अकाउंट का इंक्रीज हम यहाँ दिखा देंगे. अब 60,000 इज द वैल्यू. ओके. 60,000 इज द वैल्यू विच इज अंडर वैल्यूड. अपनी ओरिजिनल वैल्यू इसकी कुछ और है और हमने इसको 60 पर दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स. ओके. तो हाउ टू कैलकुलेट, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया. अंडर वैल्यूड के केस में जो बुक वैल्यू दे रखी है वो हमने लिख दिया है, और बुक वैल्यू के साथ 100 अपॉन 100 माइनस रेट. तो व्हाट इज 100, 100 तो 100 रहेगा सर. ओके. और 33 1/3 में आपको क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि 100 माइनस 33 1/3% कह रहा है. तो आपको इसमें क्या से समझना है बेटा, इसमें कि कैसे हमसे इसमें एरर ना हो जाए. तो इसमें वैसे तो सबसे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको मैंने बता ही दिया है कि x से मिल जाएगी अगर उसकी वैल्यू को आप x मान लो, और x माइनस x आपको अंडर वैल्यूड करा हुआ है. 33 1/3% का सिंपल कैलकुलेशन क्या है ये आप समझ लीजिए. 33 1/3 मीन 33 3 99 एंड 1 100/3% स्टूडेंट्स. 100/3%. तो अगर आप 100 से 100 कैलकुलेट कर दें, कैंसिल कर दें, तो इट विल बी 1/3. तो कभी भी अगर 33 1/3 आपको नजर आता है तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा, 1/3. दिस यू हैव टू रिमेंबर. तो अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू को हमने x माना और x का 1/3 हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो वैल्यू हमारे पास जो हमें दिखा रखी है वैल्यू कम करके क्रेडिटर्स की, वो दिखा रखी है आपको बुक वैल्यू इस टाइम 60,000 रुपीज. तो ये वैल्यू अगर 60,000 हमारी निकल कर आ रही है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, हमें बड़े ही ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा कि x माइनस x/3 इज 60,000 एंड 3x माइनस x इज 2x/3, दैट इज 60,000. एंड x हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 60 इंटू 3/2. दैट मीन्स
it is coming 90,000 rupees. Okay, तो 3/2 अगर आप इसको करते हैं तो यू विल फाइंड कि योर आंसर विल कम 90,000। इसमें आप 33 1/3 को तो आप ऐसे ही सॉल्व करें, क्योंकि मैथमेटिकली करोगे तो दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, और उसको ज्यादा सिंप्लीफाई के चक्कर में ना पड़े आप, और शॉर्टकट ना अपना के यहाँ पर आप प्रॉपरली मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देखें। तो क्रेडिटर्स अकाउंट हमारा कितने रुपीज से, बाय द वे वी विल बी शोइंग इट हियर, तो 90,000 उसका वैल्यू है, और हमने दिखा रखा है 60 पर, तो कितने से और इंक्रीज करना पड़ा हमको, 30,000 रुपीज। वी विल बी राइटिंग 30,000। तो 90,000 उसका ओरिजिनल प्राइस है, और हमने उसको 60 पर दिखा रखा है, तो 30 से और इंक्रीज किया, तो दैट इज अवर लॉस। नेक्स्ट पॉइंट वो देखिएगा, इसमें क्या कहता है वो आपसे, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 10,000। यहाँ तो वैल्यू निकाल कर देती है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा अंडर वैल्यूड हुआ है, तो इंक्रीज करना है, दैट इज योर गेन। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम इंक्रीज कर देंगे बाय रुपीज व्हाट अमाउंट, टेल मी स्टूडेंट्स, 10,000, क्योंकि इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी वैल्यू है वो 10,000 से कम दिखाई हुई है, तो उसको इंक्रीज करके दिखा देंगे 10,000। अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम, हमको कोई अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम हुई है, एक एक्रूड इनकम है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था स्टूडेंट्स, तो अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो उसको हमने अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1,000 रुपीज का। तो वी विल बी शोइंग एक्रूड इनकम 1,000, ये हमारी एसेट होती है, इंक्रीज हुई है तो हमारा गेन है। 2 मंथ सैलरी 5,000 पर मंथ के रेट से आउटस्टैंडिंग है, तो 5,000 पर मंथ के रेट से अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो ये भी हमारा लॉस है, मींस आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर बैलेंस शीट में नहीं है पहले से, और यहाँ पर वो बोलता है कि 2 मंथ की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है 5,000 पर मंथ के रेट से, तो दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे। 2 मंथ की सैलरी हमारी जो आउटस्टैंडिंग है 5,000 पर मंथ के रेट से, यानी कि 10,000 वी विल शो एट द लॉस। लास्ट पॉइंट हमसे बोलता है क्रेडिटर्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10,000। बुक वैल्यू मींस बैलेंस शीट में हमें वैल्यू दे रखी है 10,000, इसमें 1,000 रुपीज के क्रेडिटर्स हैं विच आर नो लॉन्गर पेएबल, हमें पे ही नहीं करना है फ्यूचर में। तो हमारे लिए तो आप बोलेंगे, एक सेकंड में देखकर समझ जाएंगे कि सर इट इज अ गेन फॉर अस, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हम गेन दिखाएंगे बाय 1,000 रुपीज। तो दिस इज आर गेन बाय 1,000। अब आप देख सकते हो कि डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 42,000, 32 प्लस 10 42, और 42 में से अगर हम ये 10 प्लस 6 16 17 18 कम कर दें तो 24,000 हमारा क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच रहा है, और यहाँ पर अगर बैलेंस बचता है मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इन दैट सिचुएशन इट इज अ केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और वही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इक्वल दी हुई है, तो वी विल डिवाइड इट एज 12,000 एंड 12,000। आई होप ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। Still, if you have doubt, you can always discuss. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इसमें हमने डाउटफुल डेट्स वाले सारे पॉइंट्स को कवर अप करा, एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन की जो जनरल एंट्रीज अगर एग्जाम में आती हैं तो आप आराम से कर लोगे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यहाँ पर भी इक्वल है। देयर वर डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स एट रुपीज 1,00,000 एंड 10,000। देखिएगा बैलेंस शीट में हमको डेटर्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन इन द क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, कि बैलेंस शीट में हमको डेटर्स दे के रखता है इस तरह से, एसेट साइड पर हमको दिया हुआ है 1,00,000, ओके, और यहाँ लेस करके डाउटफुल डेट्स भी हमारा नीचे लिखा हुआ है, दैट इज 10,000। तो हमारे को नेट वैल्यू डेटर्स की दे रखी है 90,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड मीन्स हमारे को ये डाउटफुल डेट रिक्वायर्ड नहीं है, दिस डाउटफुल डेट्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। और डाउटफुल डेट्स अगर हमको रिक्वायर्ड नहीं है तो हमारे लिए इज इट अ गेन और इज इट अ लॉस। आप बोलेंगे सर डाउटफुल डेट्स चाहिए ही नहीं, कुछ डाउटफुल है ही नहीं, तो दैट इज आवर इनकम। तो एंटायर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बिकम योर इनकम, एंड बिकॉज ऑल डेटर्स आर गुड, गुड मीन्स डेटर्स आर फुल्ली रिकवरेबल। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, पूरे डेटर से पैसा मिल जाएगा, कोई भी डाउटफुल नहीं है या बैड डेट्स कुछ भी नहीं है हमारा, तो डाउटफुल डेट्स को हम लोग अपनी इनकम बना के दिखा देते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, one point we have done,
डेटर्स एंड प्रोविजन आपको दे रखा है बुक्स में 76,000 का और 6,000। नाउ इन द सेकंड सिचुएशन अगर हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा से समझें, तो यहाँ हमको डेटर्स दे रखा है 76 इन द पॉइंट नंबर 2 और 6,000 के हमको डाउटफुल डेट्स गिवन है। अब डेटर्स ऑफ 6,000 प्रूव्ड बैड, हमने डाउटफुल डेट्स के लिए पहले से ही 6,000 रुपीज का एक प्रोविजन बनाया हुआ था यहाँ पर फर्म ने, और 6,000 रुपए के डेटर्स हमारे बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ से मीट आउट हो जाएंगे प्रोविजन से। एंड प्रोविजन ऑफ 5% भी क्रिएटेड है, कि नया प्रोविजन बनाना है फॉर द न्यू डाउटफुल डेट्स जो हमारे फ्यूचर में हमें डाउटफुल लग रहे हैं। तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स, कि 76,000 में से 6,000 का हमने प्रोविजन पहले से बना रखा है। अब क्या होगा कि रिवैल्यूएशन में ये 6,000 रुपीज के जो बैड डेट्स का लॉस है, ये तो हमारा मीट आउट हो गया किससे, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। तो जो हमारे बैड डेट्स न्यू राइट ऑफ करे थे हमने 6,000 रुपीज के, वो तो हमारे मीट आउट हो गए एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट्स से हमने मीट आउट कर लिया। तो याद रखने की बात क्या है कि अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन के अंदर अंदर वो मीट आउट हो रहा है बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, तो हम रिवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। और वो न्यू प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो इसको ऐसे दिखाने की जरूरत भी नहीं है कि निल करने की, तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया है। अब न्यू प्रोविजन जो बनाना है स्टूडेंट्स, हम 76,000 के डेटर्स हैं, 6,000 के हमारे बैड डेट्स हो गए, तो रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे हमारे पास, 70,000। उसका 5% निकालेंगे। अगर न्यू बैड डेट दे रखे हो तो टोटल डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स को माइनस करना जरूरी होता है। ये मैंने एग्जिस्टिंग प्रोविजन माइनस नहीं करा है, न्यू बैड डेट्स जो हमारे 6,000 के हैं ये माइनस करें, और जो डाउटफुल डेट्स का हमारा प्रोविजन निकलेगा दैट विल बी 3,500 रुपीज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, इसमें जर्नल एंट्री में भी एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम बैड डेट्स की एंट्री करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कि हमारे इतने रुपीज के तो बैड डेट्स क्रिएट हो गए। सेकेंड एंट्री हम बनाएंगे डाउटफुल डेट्स को मीट आउट करने की। उसकी एंट्री क्या आएगी कि सर जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी है, अब वो यूज हो रही है फॉर द फॉर मीटिंग द लॉस ऑफ बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स का लॉस हमारा मीट आउट हो जाएगा, ये 6,000 का हमारा लॉस आ जाएगा, मीट आउट हो गया। दिस इज न्यू बैड डेट्स अकर्ड, दिस इज द डाउटफुल डेट्स हैव मेट द लॉस ऑफ बैड डेट्स। और जो न्यू प्रोविजन आपने बनाया है उसकी एंट्री तो आपको आती है करनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी द डाउटफुल डेट्स दैट वी हैव क्रेडिट फॉर 3,500। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ने पूछा भी है पास्ट में। सीबीएसई एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो ये आ सकता है कि आपको 4 एंट्रीज बनाकर दे दे कि बताओ भाई इस ट्रांजैक्शन को हमारी जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी डाउटफुल डेट्स के लिए। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पाथ द जर्नल एंट्रीज। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। इसको 2 बार देखिएगा, व्यू करिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा, देन यू विल गेट टू नो द करेक्ट सोल्यूशन। ओके, a debtor whose dues were written off as bad debts has paid 12,000 in full settlement। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको ये देखना है कि बैड डेट्स हम पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं किसी अमाउंट को 12,000 को, फुल सेटलमेंट में उसने हमें अब 12,000 दे दिया। तो आप देख के समझ रहे होंगे बैड डेट्स पहले हम किसी को लिख चुके हो और फिर वो अमाउंट रिकवर हो तो दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। तो दैट विल बी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये हमारी इनकम है। एंड इफ इट इज अ इनकम, तो दिस 12,000 will be shown on the credit side. You can also write by cash account, और ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं BDR, bad debts recovered. So both the ways are right. More appropriate is this. Okay, तो ये हमारी इनकम है, we will be showing it on the credit side. So point number 3 is also done. Now come to the fourth point. There were debtors and doubtful debts appearing in the books at rupees 1,10,000. दोबारा से हमें वही सिचुएशन दी गई है, एक बैलेंस शीट गिवन है, वहां पर एसेट साइड पर आपको डेटर्स गिवन है 1,00,000 रुपीज के, और लेस आपको डाउटफुल डेट दे रखा है प्रोविजन, which is provision for doubtful debts given to you in the question, that is how much, 10,000 रुपीज का। और बोलता है आपसे कि डेटर्स हमारे फाइनली 90 के थे। याद रखिएगा जो भी डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन है हमेशा ग्रॉस डेटर्स पर होती है, और अगर बैड डेट्स हो तो ग्रॉस डेटर में से बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स माइनस करके फिर कैलकुलेशन होती है न्यू प्रोविजन की। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर फाउंड इन एक्सेस बाय 3,000।
ये जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 10,000 का, ये 3,000 एक्स्ट्रा हमने दिखाया हुआ है, मतलब इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 7,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो हमारा है 7,000 का, और हमने दिखाया हुआ है इसको 10 पर, तो यानी कि लाइबिलिटी हमने ज्यादा बढ़ाकर दिखाई हुई है। तो लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा, कितने से कम करना पड़ेगा 3,000 से, क्योंकि सर ओरिजिनल वैल्यू इसकी 7 है। कैसे पता चला कि सर, क्योंकि इसमें लिखा है क्वेश्चन में इट वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय 3। तो अगर डाउटफुल डेट की वैल्यू 3,000 एक्स्ट्रा लिखी हुई है, यानी कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी 7, और 7 की चीज को आपने बॉक्स में कितना दिखा रखा है 10, तो 3,000 से इसको डिक्रीज करना होगा। और डाउटफुल डेट्स का डिक्रीज होना इज द इनकम फॉर द बिजनेस फर्म। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी शोन एट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इनकम हो जाएगी हमारी 3,000 जितना भी एक्सेस में है। मैंने आपको क्या बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा डिफरेंस आता है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, कितने से इंक्रीज हुआ एसेट या लाइबिलिटी, कितने से डिक्रीज हुआ। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, ये पॉइंट डिसोल्यूशन में मिलेगा आपको करने में, जो हमारा टर्म 2 के सिलेबस में चैप्टर है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस भी होते हैं फर्म के, जब हम मार्केट में रिवैल्यूएशन कराते हैं अपनी एसेट्स या लाइबिलिटीज का। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 1,000 पेड बाय द फर्म। पेड बाय द फर्म मींस फर्म का अपना खर्चा है, फर्म खुद पे कर रही है उस पैसे को। 1,000 रुपीज के एक्सपेंस हुए फर्म के, जब फर्म ने अपनी एसेट लाइबिलिटीज को रिवैल्यू कराया, तो फर्म ने कैश पे कर दिया टू कैश अकाउंट रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 1,000। नेक्स्ट केस में इन्होंने वही पॉइंट को दूसरी तरह से डिजाइन करके दिखा है। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 1,500 होते हैं, लेकिन वो पार्टनर ए पे कर देता है। तो पार्टनर ए पे कर देता है, क्यों पे करता है, क्योंकि फर्म उसको बाद में रीइंबर्स करेगी। तो फर्म अपने यहाँ पर लिखती है टू एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। ये पॉइंट अगर एग्जाम में आ गया तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और 1 मार्क लॉस हो सकता है बच्चे का एमसीक्यू में। तो बड़ा ही अटेंटिव होकर सॉल्व करना है कि अगर फर्म पे कर रही है तो इट मीन बेयर भी फर्म कर रही है, तो टू कैश करके हम यहाँ दिखा देंगे, फर्म अपने अकाउंट में टू कैश करके रिकॉर्ड करेगी। और अगर पार्टनर पे कर देता है, यानी कि फर्म ने बेयर करना है, तो फर्म अपने अकाउंट में एज एन एक्सपेंस तो दिखाएगी, लेकिन टू पार्टनर के नेम से दिखाती है। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, सॉरी। बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 10,000। हमारी इन्वेस्टमेंट है जो कि 10,000 की है, रिवैल्यूड हुई है वो 13,000 पर। तो 10,000 की चीज 13,000 पर उसकी रिवैल्यूएशन हुई, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, 13 minus 10 is 3,000। ए टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ए ने उन इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। नो डाउट स्टूडेंट्स, पार्टनर उसको टेक ओवर करे या कुछ भी करे, लेकिन अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, तो वो इंक्रीज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं। तो इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, वी विल बी शोइंग टू इन्वेस्ट बाय इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज 3,000 रुपीज का गेन। गेन कैसे निकाला, 13,000 की उसकी वैल्यू हो गई है, 10,000 उसकी बुक वैल्यू थी, तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 3,000 रुपीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब पार्टनर अगर उसको लेके चला गया है, रिवैल्यूएशन के बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो पार्टनर एसेट विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, तो एक तरह से उसकी कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, और एसेट का डिक्रीज इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और यहाँ हम उसके अकाउंट में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो 13,000 से एंट्री बनाएंगे विद द फाइनल वैल्यू टेकन ओवर बाय हिम। तो इसको भी आप लोग याद रखें, अगर एंट्री से पूछता है तो ऐसे करके दिखाना था। और जो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है 3,000 का, ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे इस तरह से, सिंपल एंट्री के थ्रू, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 3,000 से हम उसका इंक्रीज दिखाएंगे, और एसेट टेकन ओवर की एंट्री ये आती है, पार्टनर्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। सीबीएसई का बड़ा फेवरेट पॉइंट है एसेट टेकन ओवर वाला पॉइंट, तो भैया बड़ा ध्यान रखना इस बात को कि कोई गलती ना हो जाए आपसे। लास्ट पॉइंट, इसके बाद अगर आपने ये पॉइंट सारे कर लिए हमारे सेशन वाले जो हमने सॉल्व कराए 3 क्वेश्चंस, आई कैन गिव यू द फुल कॉन्फिडेंस कि आपको रिवैल्यूएशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखते हैं, देयर वर डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स एट 40,000 एंड 1,800। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है स्टूडेंट्स। डेटर्स बैलेंस शीट में आपको 40,000 के दिखा रखे हैं, और डाउटफुल डेट्स आपको जो दिखाया गया है दैट इज 1,800 रुपीज, यानी कि सर 38,200 इसकी नेट वैल्यू आपको दिखा रखी है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। अब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने मेंटेन करना है एट 5% ऑफ डेटर्स। सो जो एसेट की वैल्यू है डेटर्स की वैल्यू 40,000 है,
एग्जिस्टिंग प्रोविजन हमारे पास 1800 का है, हमने डाउटफुल डेट्स को 5% पे मेंटेन करना है, इस 40,000 के 5% पे मेंटेन करना है। और बोलता है एंड प्रोविजन भी बनाना है हमको डिस्काउंट के लिए ऑन डेटर्स, जो लोग डेटर्स हमको टाइमली पेमेंट करेंगे उनके लिए हमने 2% डिस्काउंट का भी प्रोविजन बना के रखना है। तो इस बार हमको 2 एडजस्टमेंट दी हैं डेटर्स पर, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि डेटर्स हमारे अगर 40,000 के हैं और 40,000 का 5% आपने प्रोविजन मेंटेन करना है, तो दैट मींस 2,000 का आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड है, प्रोविजन फॉर डीडी टू बी मेंटेन्ड। ये टू बी मेंटेन्ड है क्योंकि 5% वो आपसे कह रहा है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था आपको कि ऑलवेज कैलकुलेट द प्रोविजन ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स अनलेस अंटिल बैड डेट्स नाउ। इतना हमने मेंटेन करना है। और जो बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट में, एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितना है? एग्जिस्टिंग प्रोविजन आपने देखा अभी क्वेश्चन में कि 1800 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2000 का मेंटेन करना है, 1800 पहले से है, तो फर्दर कितना क्रिएट करना है आपने? यू विल से न्यू प्रोविजन जो क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन नाउ इज ऑफ 200 रुपीज, क्योंकि 1800 ऑलरेडी है, 2000 तक मेंटेन करना है 5% तक, तो 200 रुपीज का हमने और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना होगा। तो वी विल बी शोइंग 200 rupees here as a provision for doubtful debts. This is the point. फिर वो बोलता है कि 2% का डाउटफुल डेट्स के लिए भी बनाइए आप सर, फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब 40,000 के टोटल डेटर्स थे हमारे, द टोटल डेटर्स वर 40,000। इसमें से आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो टोटल मेंटेन किया हुआ है फाइनली एज पर द न्यू एग्रीमेंट, वो 2000 पर मेंटेन करा हुआ है। इसको मेंटेन करने के लिए आपने 200 का और बनाया था एग्जिस्टिंग, राइट? तो अब 2000 पहुंच गए। तो जो हमारे पास डेटर्स अवेलेबल हैं दे आर 38,000। अब ये कौन से डेटर्स हैं? दे आर गुड डेटर्स। गुड डेटर्स मींस जिनको हम डिस्काउंट देना चाहेंगे फ्यूचर, क्योंकि सर डाउटफुल लोगों को हटा दें अगर हम टोटल में से, तो बाकी जो बचे वो कौन से हैं? गुड डेटर्स। इनको हमने डिस्काउंट देना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमने अपना बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग अगर अर्ली पेमेंट करते हैं तो फर्म इज बाउंड टू गिव सम डिस्काउंट। अब फर्म अगर उनको डिस्काउंट देना ऑफर करेगी तो 2% का रेट उसने बोला है, दैट मीन्स 760 रुपीज। तो हमेशा याद रखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ना होकर ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, डी मीन्स डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लेट मी राइट इट क्लियरली, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स जब भी निकालेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू का निकालेंगे, यानी कि डाउटफुल डेट्स को रिड्यूस करके। तो 38,000 गुड डेटर्स को हम 2% डिस्काउंट देंगे, दैट मीन्स 760 रुपीज वी विल शो इट एज ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो हमने अब आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जो भी पॉसिबल थे क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टूडेंट्स। 260 रुपीज, सॉरी 760 रुपीज वी विल शो हियर एज ए डिस्काउंट, 38,000 का 2%। अब हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद अगर आप देखो तो 22, 25 एंड 3 28,000 क्रेडिट साइड का टोटल ग्रेटर है। ये सारे आइटम्स माइनस कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा हमको गेन, और इस गेन को हम लोग कैलकुलेट करके लिख देंगे, जो कि आ रहा है 21,040 रुपीज, which will divide in their profit sharing ratio between both the partners, that is A and B, which is 21,040। तो A और B आपस में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास क्योंकि ज्यादा हमने इसमें जो है कैलकुलेशन कर लिया है। 10,520 एंड 10,520 का ये प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। सो स्टूडेंट्स प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा सारी क्लास को। कंप्लीट सेशन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू because you know this is going to help you a lot in facing the questions, in tackling the questions of revaluation account. Okay, so all the best from my side and give your 100% in the examination so that you should get full marks. Thank you.